हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम एमएसपी के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में किस प्रकार से एमएसपी दी जाती है। इससे पूर्व मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक में। मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ये तीसरी वीडियो है। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां विजिट करके इस लेक्चर की पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारे पीआईबी के द्वारा प्रेस नोट्स निकाली जाती हैं। तो इसमें 28 मई को खरीफ की फसल को लेकर, ठीक है, 14 खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी निकाला गया था। ठीक है। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी फसल के लिए कितना कितना रुपए दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। ये 1 अक्टूबर को 2025 को कैबिनेट द्वारा रबी की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की थी। ठीक है। उसके बारे में इसमें बताया था। अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर विजिट करिए, आपको इनकी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि एमएसपी होता क्या है। ठीक है। इससे जुड़ी हुई जो मुख्य इतिहास है एवं इसको निकालने की गणना विधि क्या है, उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह बीमित मूल्य होता है जिस पर सरकार एपीएमसी के माध्यम से जो किसानों की जो उपज होती है, किसने लिख दिया, गलत लिख दिया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, किसानों की जो उपज है उसको खरीदती है और खरीदने का आश्वासन देती है। ठीक है। ये 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति आई थी, उसके माध्यम से इसको लागू करने की बात की गई थी। तो ये सब फिर हम जानेंगे सर कौन जारी करता है, किसकी सिफारिश पर करता है, तो वो सब हम देखते हैं। उसमें है कि जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईपी ये बोलते हैं जिसको, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और जो किसकी सिफारिश पर होती है, सीएसीपी। ठीक है। मूल्य एवं कृषि लागत आयोग की सिफारिश पर ये होती है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में की थी। 1985 में इसका नाम बदल के सीएसीपी कर दिया गया था। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि एपीएमसी क्या होता है। वर्ष 2003 में एक एपीएमसी एक्ट लेके आया गया। एपीएमसी का क्या अर्थ क्या होता है, एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज। ठीक है। इनके जो होता है ये एक राज्य के संस्थान द्वारा संचालित होती हैं। और ये अपने जो किसान जो उत्पाद अपना उपज करता है उसका पहला विक्रय इन्हीं में क्या किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में हम जान लेते हैं कि सीएससीपी क्या होता है। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के आवंटन, मूल्य का निर्धारण, खरीद वसूल मूल्य से संबंधित केंद्र सरकार को यह सलाह देता है। यह सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। 1985 में इसका नाम बदल कर सीएसीपी कर दिया गया था। तो अब ये हमने इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जान ली कि हमारी एमएसपी क्या होती है परिभाषा के रूप में, एपीएमसी क्या होती हैं, सीएसीपी क्या है, उसके बाद में और सीसीईपी क्या है। ठीक है। सीसीए क्या है, किसके द्वारा घोषणा घोषणा की जाती है, सीसीईए द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। लेकिन उसकी सलाह कौन देता है, सीएसीपी देता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि वर्तमान में जो हमारा जो वित्त वर्ष चल रहा है एवं आगामी वित्त वर्ष है उसके लिए सरकार द्वारा फसलों की घोषणा की गई थी। तो फसलें कौन कौन सी हैं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो घोषणा होती है ना पूरे एक साल के लिए होती है, क्योंकि भारत के कई क्षेत्रों में धान पहले उगाई जाती है, गेहूँ बाद में उगाए जाते हैं, गेहूँ बाद में उगाए, पूरे वर्ष भर ये चीज़ें चलती हैं। तो ये जो सब चीज़ें घोषणा की है ना सरकार ने, तो ये क्या होता है, अग्रिम वर्ष में कर दी जाती है। क्योंकि जिससे जो किसान है वो प्रोत्साहित होकर अपनी उपज को उपजाए और लाभ प्राप्त करे। तो हम चर्चा कर लेते हैं इसमें। जो 2026-27 के लिए सरकार ने एमएसपी की घोषणा की है तो वो क्या है। ठीक है। तो खरीफ की 14 फसलों के लिए, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, ठीक है, मूंग, उर्द, ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन के बीज, सोयाबीन, ठीक है, वो सूरजमुखी के बीज, और तिल, राम तिल, कपास, ये 14 फसलों के लिए खरीफ के लिए ये जारी की गई थी। ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप देखेंगे कितनी कितनी की है। ठीक है। वो अब सब हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बारे में आगे चलते हैं।
उसमें आठ, जो रबी की 8 फसलें थीं उनके बारे में भी बताया कि गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रैपसीड, सरसों, कुसुम, खोपड़ा की घोषणा की। अब कोई आपसे पूछ लिया जाए कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, ये जनरली क्वेश्चन हमारे जीएस में बनता है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और या जो जनरली लोग जानना चाहते हैं जनरल नॉलेज के लिए, तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता था। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, ये सब क्या होती हैं, हमारी रबी की फसलें होती हैं, जो मुख्य रूप से अ, दीपावली के आसपास बोई जाती हैं और होली के आसपास काट ली जाती हैं। और जो खरीफ की फसलें क्या होती हैं, वो हमारी गर्मी जून के आसपास बोई जाती हैं और दीपावली के आसपास काट ली जाती हैं। तो ये उसके बाद बीच में सर एक जो खाली समय बचता है, अ, मार्च, अप्रैल, मई वाला, इसमें क्या, इसमें जायद की फसलें होती है, खीरा, ककड़ी वगैरह कब उगाई जाती है, मेनली ये रहती हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं, तो ये हो गया उसके बाद में क्या है, ध्यान रखिएगा, अभी हमारे यहाँ वर्तमान में 22 फसलों के लिए एमएसपी दी जाती है। 14 तो हो गई हमारी खरीफ की फसल और 8 हो गई हमारी रबी की फसल। अब देखें हम आगे नोट, लेकिन एक डेटा है, जो अगला जो वर्ष है हमारा, तो उसके लिए जो एमएसपी घोषणा की है गेहूं के लिए, कितनी कर दी है 26-27 के लिए, 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर घोषणा कर दी गई है। उसके बाद में आता है एक एमएसपी से इतर हमारा मूल्य आता है गन्ने का। गन्ने के लिए एफआरपी का यूज़ किया था, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, सरकार द्वारा घोषित की जाती है, जो 25-26 के लिए कितनी घोषित की गई थी, 355 रुपये प्रति क्विंटल। ये जो मिल मालिक होते हैं उनके द्वारा इसी रेट पर गन्ना खरीदा जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि एमएसपी गणना के कारक क्या होते हैं, किन कारणों से गणना की जाती है। ठीक है, सबसे पहले होती है मांग एवं आपूर्ति को संतुलित बनाना, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके लिए अगर खाद्यान्न चाहिए तो हमें किसानों को प्रोत्साहित तो करना पड़ेगा ना। तो उसको बराबर करने के लिए, मांग एवं आपूर्ति पूर्ण करने के लिए, मांग एवं आपूर्ति को संतुलित करने के लिए ये घोषणा की जाती है। उसके बाद घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों की गिरावट से सुरक्षा, क्या है, एकदम से बाजार से विदेशों से माल आ जाए तो हमारी तो रेटें गिर जाएंगी ना। तो उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको इतना रुपए तो मिलेगा, ये न्यूनतम है, अधिकतम आपको कितना भी मिल सकता है। आगे चलते हैं हम, तो किसानों को जो उत्पादन है उसका अधिक मूल्य देने के लिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि वो ज़्यादा उत्पादन कर लें और उसके बाद हम बोलें कि 200 रुपये क्विंटल लेंगे माल, कोई भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले, जैसे कि हम लोग हैं उपभोग करते हैं, अगर हमारी एक न्यूनतम प्राइस रहेगी तो इसका अर्थ है कि इससे ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं। तो जो इसको संवर्धित होके जो चीज़ आएगी हमारे पास में उसका मूल्य भी न्यूनतम ही रहेगा। तो उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को संतुलित करने के लिए, इसके में अंतः फसली तुल्यता में वृद्धि करने के लिए, जो दो फसलों के बीच में जो तुलना होती है कि इसमें इतना लाभ होता है, इसमें इतना लाभ होता है, उसको कम करना कि बराबर करना, कि आप चाहे कोई सी फसल बो लीजिए आपको लाभ प्राप्त होगा बराबर ही। उसके बाद आगे चलते हैं हम, मुख्य उद्देश्य क्या था एमएसपी को लाने के लिए। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या था। किसानों की जो आय है उसको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, जो हमने पहले पॉइंट पढ़े, मतलब कारक क्या थे, वही इसके मुख्य उद्देश्य हैं। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, क्योंकि जब हम एमएसपी घोषणा कर देते हैं तो किसान प्रोत्साहित होकर उपज उपज करते हैं। सरकारी जल कल्याणकारी जो योजना है उनके लिए हमें खाद्यान्न तो चाहिए होगा ना, तो उसके लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए, जो वही है जो हमारा पीडीएस है उसी का नया नाम है। इसके तहत 67% आबादी को हमें क्या मिलता है, राशन मिलता है मुफ्त में, जो लगभग 93 करोड़ से लेकर 95 करोड़ की आबादी होती है। ये कब से प्रारंभ की गई थी, अप्रैल, कोविड के बाद से अप्रैल 2020 में लागू, अभी तक ये लागू है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एमएसपी की जो गणना होती है वो किस विधि के द्वारा होती है और हम उसको कैसे अपना के आ रहे हैं, तो इसमें ये लिखा गया है कि एमएसपी की गणना विधि या उसका इतिहास से संबंध वो हमारे यहाँ पर निकाली जाती है ईटू। तो ईटू क्या होता है, ईटू सरकार के द्वारा एक घोषित कई विधि है, जिसमें यह बताया गया है, जो ईटू होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, कि मतलब जो हमें पे करना है उसकी जो कॉस्ट क्या है वो इसके अंतर्गत आती है, इसको बोलते हैं हम ईटू। इसमें क्या होता है, किसान की जो लागत होती है, बीज, उर्वरक, जुताई, सिंचाई आदि आती है। ठीक है, इसके आधार पर आपको एमएसपी दे जाने की बात की जाती है। इसके बाद अगला फॉर्मूला होता है
अगला फॉर्मूला होता है E2+FL। इसमें ये जो होता है ना, ये होता है फैमिली लेबर। ये होती है पारिवारिक जो श्रम होता है, पारिवारिक श्रम, वो उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, E2 की लागत के साथ में पारिवारिक श्रम को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसकी घोषणा की जाती है कि कितना पैसा खत्म हो गया। एक तो हमारे बीज वगैरह पे खत्म हो गया, उसके बाद हम मेहनत कर रहे हैं, उसका भी तो हमें कुछ पैसा मिलेगा। तो वो उसके बाद तीसरी गणना होती है, ठीक है, C2 की। C2 क्या होता है, जो E2+FL था, कि बीज वगैरह प्लस पारिवारिक श्रम प्लस हमने कोई मशीनरी लगाई थी या ली थी, उसका ब्याज भी तो चल रहा होगा, प्लस ब्याज, उसके आधार पर गणना की जाएगी। उसके बाद में एक हनुमंत राय मेहता समिति बनी थी, तो उसने कहा गया था कि जो C2 फॉर्मूला, उसमें क्या होगा, जो हमारा E2+FL प्लस C2, या फिर हम ये बोल दें कि C2 ही है ना, C2 को 10% बढ़ा के ये दिया जाए हमें। C2 समझ में आ गया ना आपको, जिसमें क्या होगा कि हमारी उपज, जो बीजों पे लग रहा है पैसा, वो फैमिली लेबर प्लस ब्याज, ये हमारा C2 था। उस पर भी 50% अधिक देने की, 10% देने अधिक देने की बात की गई थी, किसने, हनुमंत राय समिति के द्वारा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये लागू नहीं है। मैं बताऊंगा आपको वर्तमान में कौन सी लागू है, और जो हमारे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे, उसने उन्होंने किसकी बात की गई थी। इसके साथ ही हमारी 2019 के आसपास में रिपोर्ट आती है, आसपास में, कि M.S. स्वामीनाथन ने कहा था कि हमें C2+50% पे हमें लोगों को MSP घोषणा करनी चाहिए, जिससे हमारी, क्योंकि हमने एक लक्ष्य रखा था 2022 तक किसानों की आय को 2x करना, मतलब दोगुना करने का। लेकिन वर्तमान में कंडीशन क्या है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमें जो दिया जाता की बात की गई थी, जो मैंने वही बात कर ली, लेकिन वर्तमान में हमें किस पे दिया जाता है, A2+FL पे 101.5x दिया जाता है, मतलब 1.5 गुना दिया जाता है। किस पे दिया जा रहा है, E2+FL। A2+FL क्या था, इसमें एक तो बीज वगैरह का खर्चा आ जाता है, सब जुताई उताई आ जाती है, और इसमें क्या हो जाता है कि जो फैमिली लेवल लगी हुई है उसका उसका एक 150% दिया जाएगा। ठीक है, तो आज वर्तमान में हमारी इसी पर गणना की जाती है। ध्यान रखिए किसके पर की जाती है, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट और प्लस फैमिली लेबर। ठीक है, इस पे घोषणा की जाती है। आगे चलते हैं हम, कि अब इसके लाभ क्या हैं। देखिए, लाभ ये हैं, यह एक बीमित मूल्य है, कि सरकार पहले ही बता देती है आपको कि इससे कम में तो आपकी फसल बिकेगी नहीं, तो इसलिए आप क्या होते हो, प्रोत्साहित होते हो फसलों को उपज उपज करने के लिए। ठीक है, कीमतों की सुरक्षा पहले ही प्रदान करती है, फसल बोने से पूर्व उत्पादन के लिए प्रेरित करती है, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करता है, भूमि की उत्पादकता बनाए रखता है। जैसे कि हम फसलों के लिए, सभी फसलों, दालों के लिए भी निकालते हैं, मक्का का आदि के लिए भी निकालते हैं, तो क्या होता है कि जो प्रतिरूप होता है, फसल प्रतिरूप, कि कौन कौन सी फसलें बोई जा रही हैं किसी क्षेत्र पर, उसको भी यह संतुलित करने की बात करता है। ठीक है, उसके बाद में ये व्यापारियों के एक अधिकार को समाप्त कर देता है। नहीं तो क्या है, व्यापारी लोग गठजोड़ बना लेते थे पहले, कि हम इतने से ज़्यादा में नहीं खरीदेंगे, तो उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि इससे कम तो आप खरीद ही नहीं सकते, उससे ऊपर भी आप खरीद सकते, क्योंकि वो न्यूनतम मूल्य है। उसके मुद्दे, जो हमारी इन्फ्लेशन है, मनी इन्फ्लेशन है, उसको संतुलित रखता है, उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता है, और बाजार में स्थिरता लाता है एवं बनाए रखता है। ठीक है, और निम्न आय वाले इनकमों, जो है किसान हैं, उनकी इनकम का हस्तांतरण उनके मध्य में करता है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी कुछ चिंताएं होंगी, हानियां उससे हमें हो रही होंगी, तो क्या क्या है। तो शर्त क्या है, केवल 22 फसलों के लिए दिया जा रहा है, जबकि फसलें होती हैं कई, तो ये है कि इसमें कम फसलों को शामिल किया गया। ये हमारे राजकोषीय खर्च को बढ़ाता है, क्योंकि सरकार को भले ही एफसीआई के जो गोदाम हैं वो भरे हुए हों, लेकिन फिर भी अब सरकार ने घोषणा की है, तो हमें कम से कम 60% तो खरीदना ही है किसानों से। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, जो ठेकेदार भारतीयों के, जो अधिकरण है, ठेकेदार जो भारतीय अधिकरण से जुड़े हुए हैं, वो छोटे छोटे किसानों का क्या है, शोषण करते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है, इसमें जो लिखा है गलत लिखा है। तो क्या होता है, जो अधिकरण है वो क्या करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे 40% किसान हैं, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो उन्हें जानकारी ही नहीं है। ये हमारी कुछ चिंताएं हैं। उसके बाद में क्या है इसमें, कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से पूर्व कुछ फसलों की उपज को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि कई बार देखा होगा आपने, गेहूं ही गेहूं हो रहा है, और चावल या धान ही धान हो रही है, तो ऐसा लगता है केवल उन्हीं फसलों को ही, और जिससे क्या होता है, उर्वरकों का अधिक उपयोग होता है, और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति में कमी आती है।
और जी क्या, फिर उसके बाद हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो जाता है। साथ ही में पूरा जो है ना एफसीआई खरीदने के लिए बैठा हुआ है, तो जो निजी व्यापारी हैं, उनके निजी संस्थान हैं, उनको वो नुकसान होता है और कुछ मोटे फसलें उन पर विपरीत असर पड़ता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इनकी उनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। ठीक है, क्या है, सरकार द्वारा एपीएमसी एक्ट लेके आया गया था। ठीक है, एपीएमसी एक्ट लेके आया गया 2003 में, उसमें कुछ संशोधन किए। क्या किए, पहले उसमें क्या बहुविकल्पीय प्रणाली थी, तो उसको क्या कर दिया, एकल शुल्क प्रणाली कर दिया गया। बहुत ज़्यादा लाइसेंस लेना पड़ते थे, तो सिंगल लाइसेंसिंग प्रणाली अपना ली। उसके बाद वहीं जाना पड़ता था आपको एपीएमसी के पास, अब हम ऑनलाइन ही खरीद कर सकते हैं, ये सुधार किया हमने। इसके अलावा क्या क्या सुधार किए हमने, हम ई नाम लेके आए, राष्ट्रीय मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय मार्केट लेके आए। उसके बाद में क्या रहता है कि हम पूरे एक एकीकृत बाजार का निर्माण किया, आप ऑनलाइन ही खरीद फरोख्त को जारी कर सकते हैं। उसके बाद में किसानों को विपणन में सुधार करने के लिए कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया गया। उसके अन्य प्रयास क्या क्या किए, ठीक है, तो मिलेट्स मिशन लेके आए हम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेके आए हम, फसल बीमा योजना लेके आए, वन ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाएं लेके आए हम। ठीक है, जो कि किसानों को और भी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, और प्राकृतिक कृषि योजना लेके आए, जैविक कृषि योजना लेके आए, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन लेके आए हम, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थ्य को आदि ऐसी योजना लेके आए, जिससे हम एमएसपी को सही से लागू करवा सकें एवं किसानों को लाभ। मुख्य उद्देश्य हमारा खाद्य सुरक्षा करना और किसानों को लाभ का हस्तांतरण करना। अब एक बार हम देख लेते हैं कि सरकार कैसे खरीदती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो और उससे जुड़ी आज वर्तमान में जो चीज़ें हैं कि वही हैं कि मुद्दे जो किसानों से लगे हुए हैं, उसके बाद हम बाद में चर्चा करेंगे कैसे खरीदते हैं। हम एक बार एक दिन आज किसानों और किसान सरकार के मध्य में एक रशाकसी का मामला देखा जाता है। उसमें क्या रहता है, किसान कहते हैं कि C2+ 50% पर एमएसपी की मांग करते हैं, जबकि सरकार किस पर दे रही है, A2+FL पर। हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि सरकार जो अपना अनाज खरीदती है किसके माध्यम से खरीदती है, एफसीआई के माध्यम से, एपीएमसी मंडियों से। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना कब की गई, 1965 में, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज एपीएमसी के माध्यम से खरीद करना व किसानों के हितों की सुरक्षा करना। कार्य क्या है इनके, कार्य देख लेते हैं क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक को सुनिश्चित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का क्रय विक्रय करना और बाजार खाद्यान्न कीमत पर उतार चढ़ाव किसानों का संरक्षण करना। अब एक बार हम ये देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसके माध्यम से खरीद करते हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा किसान है, ये हमारे किसान भाई हैं, तो ये फसल उपजा रहे हैं। ठीक है, परिवहन करके एपीएमसी मंडियों में एमएसपी पर एफसीआई के तहत हम अनाज को बेच रहे हैं। वो परिवहन होकर स्टोरेज हो रहा है, जिसे हम क्या स्टॉक बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं, और एफसीआई के गोदाम है जिसका भंडारण हो रहा है। ये विदेशों के लिए भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये विदेशों के लिए भी निर्यात किया जा रहा है, साथ में हमारे निर्गमित मूल्य पर। ठीक है, एक निर्गमित मूल्य होता है, तो ये हमारा क्या है, सरकारों को भी, राज्य सरकारों को भी दे रहा है। ठीक है, ये हमारी राज्य सरकारों को भी दे रहा है, तो दे रहा है। उसके बाद में ये हमारी पीडीएस शॉप है, यहाँ जाके हम अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में चर्चा की कि हम किस प्रकार से एमएसपी हमारे देश में दी जाती है, कितनी फसलों के लिए दी जाती है, आगामी फसलों में कितनी फसलों में दी जा रही है। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपकी इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।